नमस्कार दोस्तों, एग्री साइंस पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, आज हम करेंगे अनुवांशिकी का फोर्थ पार्ट और लास्ट पार्ट। इससे पहले हमने बहुत सारी बातें कर ली थी, सारे के सारे एक्सपेरिमेंट कर लिए, लॉज कर लिए, एक्सेप्शंस कर लिए और सेक्स डिटर्मिनेशन लिंग निर्धारण के बारे में भी बात कर ली। आज हम बात करेंगे अनुवांशिक बीमारियों की, ऐसी बीमारियां जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चलती हैं। जिस प्रकार से हमें प्रॉपर्टी मिलती है हमारी पूर्वजों की, तो उसी प्रकार बीमारियां भी मिलती हैं। तो कौन कौन सी ये बीमारियां हैं, किस प्रकार से होती हैं, क्या इनका इलाज संभव है, तो ये सारी बातें हम इस टॉपिक में करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अनुवांशिक बीमारियां। अनुवांशिक बीमारियां वे बीमारियां जो एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होती हैं। वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन जो है ट्रांसफर होती है, अनुवांशिक बीमारियां कहलाती हैं। तो कितने प्रकार की होती है भाई ये अनुवांशिक बीमारियां जो है? ये दो भागों में हम डिवाइड करते हैं। एक तो गुणसूत्रीय विकार। गुणसूत्रीय विकार या क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, और दूसरा जो प्रकार है वो है जीनीय विकार, जीन डिसऑर्डर या मेंडलीय विकार या मेंडलीय विकार। तो ये दो विकार हैं। अब ये देखते हैं किस ये विकार हैं क्या एक्चुअल में। देखो भी, गुणसूत्रीय विकार का मतलब क्या है? गुणसूत्रीय विकार का मतलब है गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन। गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन, चेंज इन क्रोमोसोमल नंबर। यानी गुणसूत्र कम ज्यादा हो जाए, बढ़ जाए या कम हो जाए, तो उसको क्या बोलेंगे? गुणसूत्रीय विकार। यदि जीन उत्परिवर्तित हो गया, जीन का उत्परिवर्तित होना, नष्ट होना, अगर ये चीज है, गुणसूत्र पूरे हैं पर जीन में गड़बड़ है, तो वो जीनीय विकार है, जीन डिसऑर्डर है। अगर गुणसूत्र कम ज्यादा हो गए तो वो गुणसूत्रीय विकार है। हाँ, अगर गुणसूत्र कम ज्यादा हो गए, गुणसूत्रीय विकार हो गया, तो जीनीय विकार ऑटोमेटिकली हो गया, क्योंकि गुणसूत्रों पर जीन पाए जाते हैं। गुणसूत्र मान लो कम हो गया तो जीन भी कम हो गए। तो गुणसूत्रीय विकार जो है वो जीनीय विकार उसमें सम्मिलित हो जाते हैं, गुणसूत्रीय विकार। परंतु जीनीय विकार में गुणसूत्रीय विकार सम्मिलित नहीं होते। जीन ही खराब है, गुणसूत्र पूरे हैं, तो वो जीनीय विकार है। ठीक है भी। तो आगे चलते हैं, इनको डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम गुणसूत्रीय विकारों की बात करते हैं। गुणसूत्रीय विकार या क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। अब ये विकार बच्चों दो प्रकार के हो सकते हैं। एक एलिंग गुणसूत्रीय विकार, एलिंग गुणसूत्रीय एलिंग गुणसूत्रीय विकार या ऑटोसोमल डिसऑर्डर। ऑटोसोमल डिसऑर्डर। दूसरा जो है लिंग गुणसूत्रीय विकार, लिंग गुणसूत्रीय विकार या सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। अब ये विकार क्या है बच्चों? यदि आपके
जो टोटल क्रोमोसोम है पहले 22 जोड़े और अंतिम 23वां जोड़ा। पहले 22 जोड़े क्या होते हैं? अलिंग गुणसूत्र, और अंतिम 23वां जोड़ा क्या है? लिंग गुणसूत्र। यदि पहले 22 जोड़ों में गुणसूत्रों की संख्या कम या ज्यादा है तो वह अलिंग गुणसूत्रीय विकार है। यदि अंतिम जोड़े में गुणसूत्रों की संख्या कम ज्यादा है तो वो लिंग गुणसूत्रीय विकार है। तो इसको क्या लिखेंगे? पहले 22 जोड़ों में, पहले 22 जोड़ों में गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन, गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन, और यदि अंतिम जोड़े में या अंतिम जोड़े या 23वां जोड़ा हम कह सकते हैं भी, 23वां जोड़ा, 23वें जोड़े में संख्या में परिवर्तन, संख्या में परिवर्तन क्या कहलाएगा? लिंग गुणसूत्रीय विकार कहलाएगा। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे अलिंग गुणसूत्रीय विकार की। तो ये क्या, कौन कौन से अभी ये देखते हैं। ये तो हमें समझ आएगी अभी अलिंग गुणसूत्रीय विकार कौन से अभी, जिनमें अलिंग गुणसूत्रों की संख्या में क्या हो? परिवर्तन हो। तो अलिंग गुणसूत्रीय विकार, अलिंग गुणसूत्रीय विकार, सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। अब ये कौन कौन से हैं? इसके अंदर बच्चों सबसे पहला विकार जो है वो है डाउन सिंड्रोम। क्या नाम भी इसका? डाउन सिंड्रोम। ये डाउन नाम जो है ये वैज्ञानिक के नाम पे पड़ा है। जितने भी ये विकार हैं ये वैज्ञानिकों के नाम पे ही हैं। लैंगडोन डाउन ने इसकी खोज की थी। इसमें होता है क्या अभी, इसमें 21वें गुणसूत्र की अधिकता हो जाती है, या हम कहें 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी हो जाती है। कैसे? जैसे बच्चों मान लो 19वें गुणसूत्र जोड़े में होते हैं तो 19 के कितने? 2, 20 के कितने? 2, 21 कितने हो गए? एक ज्यादा हो गया तो मतलब कितने हो गए? 3, 22 कितने? 2। तो 21वें गुणसूत्र की अधिकता एक अधिक हो जाना, या इसको बोलते हैं ट्राइसोमी। ठीक है, तो ये हो जाती है। अब इसका रिजल्ट क्या आएगा? अभी रिजल्ट मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाएगा, मानसिक विकास अवरुद्ध, स्पष्ट नहीं बोल पाएगा भी, स्पष्ट नहीं बोल पाएगा बच्चा। इसकी चपटी हथेलियां, चपटा सा चेहरा होता है। हमारे समाज में भी ऐसे बच्चे दिख जाते हैं। इलाज इसका कोई भी नहीं है। मैंगोलिज्म भी इसको बोलते थे भाई। तो ये बीमारी है। एक्चुअल में इसकी अगर बात करें भी, डाउन सिंड्रोम में क्या है भी, नॉर्मल के अंदर बच्चों, नॉर्मल में कितना होता है? 2n बराबर 46, और डाउन वाले में क्या होगा भी, डाउन सिंड्रोम्स में क्या होगा? 2n + 1, एक ज्यादा हो गया तो कितने हो गए? 47। और ट्राइसोमी किस गुणसूत्र की हुई? 21। मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, ध्यान रख लेना, आएगा इस बार क्वेश्चन आएगा, विकारों से संबंधित 100% क्वेश्चन आएगा, हर कीमत पे आएगा। अब अगला विकार देखते हैं। अगला विकार है एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम, इसमें 18वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी होती है भी। कौन से गुणसूत्र की बच्चों? 18वें की। अगला है पटाऊ सिंड्रोम। इसमें 13वें गुणसूत्र की
ट्राइसोमी होती है। कौन से गुणसूत्र की? 13वें की। एक और है कैट डू क्राई सिंड्रोम। इसमें गुणसूत्र पूरा कोई कम नहीं होता, इसके अंदर क्या होता है, 5वें गुणसूत्र की भुजा टूट जाती है, यानी जो 5th नंबर ऑफ क्रोमोसोम है उसकी जो क्रोमेटिड्स हैं वो टूट जाते हैं। बच्चा जो है बिल्ली की तरह रोने की आवाज करता है, कैट डू क्राई सिंड्रोम। तो ये विकार, अब इनके जो है इनके सिम्टम भी लगभग डाउन सिंड्रोम जैसे ही हैं। एज इनकी ज्यादा नहीं हो पाती, मेंटली डेवलपमेंट नहीं हो पाती, इनकी मानसिक विकास नहीं हो। अगला जो है दूसरा जो प्रकार है गुणसूत्रीय विकार का, वो है लिंग गुणसूत्रीय विकार। कौन सा विकार भी? लिंग गुणसूत्रीय विकार या सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर यानी अंतिम 23वें जोड़े गुणसूत्र में संख्या में परिवर्तन। इसके अंदर जो बच्चों पहला विकार है टर्नर सिंड्रोम। जैसा कि ये लिंग गुणसूत्रीय विकार है तो हम लिंग निर्धारण करके भी बताएंगे, नर में होगा या मादा में होगा। अलिंग वालों में हमने कहीं बताया भी नर में भी हो सकता है और वो मादा में भी, परंतु ये स्पेसिफिक होंगे क्योंकि कौन से विकार हैं? सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। टर्नर सिंड्रोम, तो ये टर्नर सिंड्रोम भी मादा में होता है। इनके अंतिम जोड़े में एक एक्स गुणसूत्र कम होता है। एक एक्स गुणसूत्र क्या होता है? यानी सामान्य जो मादा होती है, सामान्य मादा, उसके अंतिम जोड़े में क्या होते हैं भी? एक्स एक्स होते हैं, या मैं ये कहूं 2n बराबर 46 होते हैं। पर अगर टर्नर मादा होगी तो उसके अंतिम जोड़े में ये 0 लग गया, यानी 2x की जगह 1 x है, यानी बच्चों 2n-1 हो गया। कितने? 45। अब इसके रिजल्ट्स क्या आएंगे? अंडाशय अल्प विकसित, या मैं ये कहूं बांझ होती हैं ऐसी मादा क्या होती है भी? बांझ। जनन नहीं हो सकता इनमें, रिप्रोडक्शन जो है नहीं हो सकता, स्ट्राइल होती है। तो ये स्थितियां हैं, टर्नर सिंड्रोम कहलाती है। अगला जो है सेकंड नंबर, वो है बच्चों क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, इसमें क्या होगा? एक तो भी नर में होगा, नर में होता है। किसमें होता है बच्चों? नर में, मेल में। इसमें क्या होगा? नर के अंतिम जोड़े में एक एक्स गुणसूत्र की अधिकता होती है बच्चों, एक एक्स गुणसूत्र की अधिकता होती है। अब नॉर्मल जो मेल है उसमें क्या कंडीशन है बच्चों? सामान्य अगर पुरुष है तो अंतिम जोड़े में एक्स वाई होगा, यानी 2n बराबर 46 होंगे। अगर क्लाइनफेल्टर है, कौन सा है? क्लाइनफेल्टर मेल है, तो उसके अंदर क्या होगा? एक्स एक्स वाई होगा। एक्स बढ़ गया ना, एक एक्स ज्यादा हो गया, यानी 2n+1 हो गया, यानी कितने हो गए बच्चों? 47। परंतु बड़ा कौन सा? अंतिम जोड़े में एक एक्स बड़ा है।
अब डाउन सिंड्रोम उनमें भी एक बढ़ा, परंतु अंतिम जोड़े में नहीं, कोई 21वां बढ़ा, कोई 18वां, कोई 13वां, परंतु यहां अंतिम जोड़े में कितने हो गए? 47। तो इसमें क्या होगा? नपुंसक नर होंगे, नपुंसक नर, स्तन विकसित होने लगते हैं इनमें, स्तनों का विकास, जनन नहीं हो सकता, स्ट्राइल मेल होते हैं। तो ये क्लाइनफेल्टर। दो और है, एक है भी सुपर फीमेल, सुपर फीमेल, इनके अंदर अंतिम जोड़े में 3x भी हो सकते हैं, 4 भी देखे गए हैं और इवन 5x भी देखे गए हैं। ऐसी मानसिक विक्षिप्त होती हैं ये महिलाएं। ताकत जो है वो सामान्य महिला से ज्यादा होती है। इनमें जनन असामान्य होता है भी, एबनॉर्मल, मेंटली रिटार्डेड, इस प्रकार की महिला होती है। भगवान बचाए अगर ऐसी महिला से शादी हो जाए, पटक पटक के मार दे भाई। तो ये सुपर फीमेल। अब इनको सामना करने के लिए इनके लिए होते हैं सुपर मेल। अब सुपर मेल जो है इसके अंदर अभी तक जो है वो 2 वाई देखे गए हैं। वाई की संख्या बड़ी है, 1 वाई अधिक होता है, 1 वाई गुणसूत्र क्या होता है? अधिक होता है। इनमें जनन अंगों का विकास तो सामान्य होता है भी, जनन अंगों का विकास तो क्या होता है? सामान्य, परंतु गुसेल होते हैं, मानसिक विक्षिप्त होते हैं, ज्यादा लंबाई होती है इनकी, हाइट एबनॉर्मल होती है, क्राइम करने में बिल्कुल भी शंका नहीं करते, आपराधिक प्रवृत्ति के होते हैं, आपराधिक प्रवृत्ति, क्रिमिनल सिंड्रोम भी बोलते हैं भी इसको, क्रिमिनल सिंड्रोम या जैकब सिंड्रोम भी बोलते हैं, जैकब सिंड्रोम भी बोलते हैं, क्रिमिनल सिंड्रोम या जैकब सिंड्रोम भी बोलते हैं। तो ये थे बच्चों गुणसूत्रीय विकार, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। अब हम बात करेंगे जीनीय विकारों की। किसकी बात करेंगे भी? जीनीय विकार, या इनको मेंडलीय विकार भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेंडलीय विकार, जीन डिसऑर्डर या मेंडेलियन डिसऑर्डर। अब ये भी 2 प्रकार के होते हैं, जैसे कि गुणसूत्रीय विकार, एलिंग गुणसूत्र जीन विकार या लिंग गुणसूत्र जीन विकार। यदि जीन पहले 22 जोड़ों में गड़बड़ है तो एलिंग, और यदि जीन अंतिम जोड़े में गड़बड़ है तो लिंग गुणसूत्र जीनीय विकार। तो ये कौन कौन से और ये कौन से, इनको भी चर्चा करते हैं। तो पहले एलिंग गुणसूत्रीय जीन विकार को देखते हैं भी। एलिंग गुणसूत्रीय जीन विकार, इसके अंदर जो हमारे सिलेबस में है बच्चों वो है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया जो है वो एलिंग गुणसूत्रीय जीनीय विकार है। अब इस विकार में क्या होता है बच्चों? आरबीसी का आकार परिवर्तित होकर हसियाकार हो जाता है, हसियाकार हो जाता है। यानी आरबीसी उभयावतल होती है, उसकी जगह ये
इस प्रकार से हंसियाकार हो जाती है, जिसके कारण ब्लड सर्कुलेशन में दिक्कत आती है क्योंकि फंस जाती है। परंतु ये बीमारी तब घातक है जब आपके दोनों के दोनों जीन ही गड़बड़ हैं, दोनों के दोनों जीन ही गड़बड़ हैं। और ये ऐसा क्यों होता है? ये पॉइंट म्यूटेशन का उदाहरण है, ये भी ध्यान रख लेना। पॉइंट म्यूटेशन या बिंदु उत्परिवर्तन या बिंदु उत्परिवर्तन पॉइंट म्यूटेशन का एग्जाम्पल है। डीएनए के केवल एक क्षार के परिवर्तित होने के कारण, थाइमिन की जगह एडेनिन लगने के कारण यह सिकल सेल एनीमिया हो जाता है। और इसको मैं डिटेल से आपको समझाऊंगा, पूरा प्रोसेस बताऊंगा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में, जहां हम ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन की बात करेंगे, उसमें हमें अच्छे तरीके से ये समझ आ जाएगी। परंतु सिकल सेल एनीमिया वाले व्यक्तियों को मलेरिया नहीं होता भी। क्या नहीं होता? मलेरिया नहीं होता है। और इस पॉइंट म्यूटेशन के कारण गलत हीमोग्लोबिन बनता है भी। हीमोग्लोबिन की श्रृंखला ही गलत हो जाती है, जिससे आरबीसी का आकार परिवर्तित हो जाता है, आरबीसी हंसियाकार हो जाती है। ठीक है, अगली जो बीमारी है वो है थैलीसीमिया। थैलीसीमिया आपने सुना ही होगा, भी बार बार रक्त देना पड़ता है। इसमें क्या होता है? इसमें भी भाई जीन उत्परिवर्तन के कारण, जीन उत्परिवर्तन के कारण हीमोग्लोबिन की ग्लोबिन चेन, ग्लोबिन श्रृंखला गलत बनती है, जिस कारण इन व्यक्तियों को बार बार रक्त देना पड़ता है। एडवर्टाइजमेंट भी आती है, आपने देखा होगा। अगला जो प्रकार है बच्चों, वो कौन सा है? लिंग गुणसूत्रीय जीनीय विकार। लिंग गुणसूत्रीय जीनीय विकार। इसके अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण है बच्चों, वो है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया, हीमोफीलिया एक तो इसे शाही बीमारी भी कहते हैं भी। क्या कहते हैं बच्चों? शाही बीमारी, रॉयल डिजीज, रॉयल डिजीज, क्योंकि महारानी विक्टोरिया के वंश में थी तो इसको रॉयल डिजीज कहते हैं। इसमें इसका इफेक्ट क्या पड़ता है? इसका रिजल्ट क्या है? भी रक्त का थक्का नहीं बनता है। इस बीमारी में रक्त का थक्का नहीं बनता है। ब्लीडिंग अगर एक बार सामान्य सही कट लग गया तो फिर रक्त का थक्का नहीं बनेगा। यह इस रोग में महिला या मादाएं वाहक होती हैं, वह नर रोगी होते हैं भी। इसकी स्पेशल कंडीशन है। क्यों? देखो, जैसे मान लो अंतिम जोड़े में मादा का एक गुणसूत्र, ये एक्स गुणसूत्र का विकार है अंतिम जोड़े के, और एक गुणसूत्र खराब है तो मैंने एच लिख दिया, हीमोफीलिया लिख दिया। एक सही है तो इसका काम चल जाएगा, इसका काम चल जाएगा, क्योंकि एक तो सही है जीन, दूसरा खराब है, कोई बात नहीं, तो ब्लड क्लॉट होता रहेगा। परंतु ये कंडीशन है तो ये वाहक मादा होगी। रोग तो है ना इसमें, भले ये खुद अफेक्टेड नहीं है, पर ये रोग अगली पीढ़ी में जा सकता है। अब नर के पास भैया एक ही एक्स है, वो ही खराब है, तो ये रोगी नर होगा, क्योंकि इसके पास एक्स एक है और उसी पर ये जीन है, तो ये नर क्या होगा? रोगी होगा।
तो इसमें किस प्रकार का क्वेश्चन आएगा, आपको वो कह दे भी वाहक मादा की शादी जो है, वाहक मादा की शादी सामान्य नर से हो जाए तो इनकी संतानों में रोग की स्थिति क्या होगी। भाई ये कह रहा है भी वाहक मादा की शादी किससे होगी, सामान्य नर से होगी। ये एक्स जो है इसका मतलब क्रॉस है। तो रिजल्ट क्या निकलेंगे बच्चों, रिजल्ट क्या निकलेंगे, अगर ये आपस में मिल गए तो नॉर्मल लड़की, अगर ये आपस में मिल गए तो नॉर्मल लड़का, परंतु यदि ये दोनों आपस में मिल गए तो वाहक लड़की, और ये आपस में मिल गए तो रोगी लड़का। अगर ये युग्मक, क्योंकि अलग अलग हो जाएंगे, तो ये युग्मक यदि इन दोनों से मिल गया तो अगर ये कंडीशन होगी तो वाहक लड़की हो जाएगी, ये कंडीशन होगी तो रोगी लड़का हो जाएगा। अब आप कहोगे सर रोगी मादा क्यों नहीं हो सकती, अब मादा के रोगी होने के लिए कम से कम ये भी रोगी मादा होनी चाहिए, और रोगी, अब ये दोनों अगर साथ हो जाएं तो ये खतरनाक हो जाता है, मृत्यु हो जाएगी। पहली बात तो रोगी नर हो या मादा हो, दोनों में से एक होगा तभी मादा रोगी होगी। एक तो ये मतलब एडल्ट एज में ही नहीं पहुंच पाते, शादी की उम्र तक ही नहीं पहुंच पाते, पहुंच भी गए तो जरूरी नहीं है इसकी शादी रोगी मादा से ही हो या वाहक मादा से हो, ये कॉम्बिनेशन भी जरूरी नहीं है। अगर मान लो ये कॉम्बिनेशन भी बैठ गया और अगर ये स्थिति आ गई, ये स्थिति आ गई, मतलब भ्रूण जो है इसकी मृत्यु हो जाएगी। भाई क्या हो जाएगी, इसकी मृत्यु। तो इस केस के अंदर क्या होता है बच्चों, इस केस के अंदर मादाएं वाहक देखने को मिलती हैं, नर रोगी देखने को मिलते हैं, रोगी मादा देखने को नहीं मिलती। और ये सामान्यतः एक ही केस स्टडी का क्वेश्चन आपसे आएगा तो बता देना जी। 25% लड़की के सामान्य होने की संभावना है, 25% लड़की के वाहक होने की संभावना है, लड़के के 25% लड़के सामान्य हो सकते हैं और 25% रोगी लड़के हो सकते हैं। अगर वो बात करें भी लड़का हुआ तो उसका रेशियो क्या होगा, 1:1, या तो वो सामान्य होगा या रोगी होगा। अगर वो लड़की की बात करें तो भी 1:1 या सामान्य होगी या वाहक होगी। तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछे तो आप कर देना। इसके बाद और कौन कौन से विकार है भी, वर्णांतरता, कलर ब्लाइंडनेस, और रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस, ये दोनों रोग भी लिंग गुणसूत्रीय जीनीय विकार है। अब दोनों एक जैसी हैं तो एक को डिटेल से पढ़ लेते हैं। वर्णांतरता का मतलब भी लाल व हरे रंग में, लाल व हरे रंग में भेद न कर पाना और रतौंधी में रात्रि में दिखाई न देना। वैसे तो रतौंधी विटामिन ए की कमी से भी होता है, पर वो ठीक हो सकता है, ये रतौंधी अलग है, ये अनुवांशिक है, ये ठीक नहीं होगा। अब इसके अंदर देखो भी मरने वाली स्थिति तो है नहीं, जैसे कि हमने हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया में देखी थी। अब वर्णांतरता है, लाल हरे में भेद नहीं करेगा तो मरेगा तो नहीं, तो इसके अंदर सारी कंडीशंस देखने को मिलती है। अगर ये कंडीशन है तो रोगी मादा है, अगर ये कंडीशन है तो वाहक मादा है। अब मैंने सी क्यों लगाया, कलर ब्लाइंडनेस वाला जीन मैंने मेंशन कर दिया। अगर ये कंडीशन है तो रोगी नर है। अब इनकी केस स्टडीज आपको वो दे सकता है एग्जाम में, वो कह सकता है भी रोगी मादा की शादी सामान्य नर से हो जाए या रोगी नर की शादी सामान्य मादा से हो जाए, तो बच्चों जो बच्चे होंगे उन पे क्या रेशियो हो सकता है, रोग की स्थिति क्या होगी, परसेंटेज पूछ सकता है।
तो एक दो केस स्टडी मैं आपको सोल्व करके दिखाता हूं। भी ये कहते हैं भी रोगी मादा है, कौन सी, कलर ब्लाइंडनेस वाली, और इसकी शादी सामान्य नर से होगी। रोगी मादा है मतलब ये स्थिति है बच्चों, और सामान्य नर है तो ये स्थिति है। अब इसकी शादी होगी तो रिजल्ट क्या होंगे, अगर ये आपस में मिल गए तो वाहक लड़की होगी, अगर ये आपस में मिल गए तो रोगी लड़का होगा, अगर ये आपस में मिल गए तो वाहक लड़की, और अगर ये आपस में मिल गए तो रोगी लड़का, रोगी लड़का। तो ये रिजल्ट आ जाएंगे। अब वो अनुपात पूछे तो अनुपात बता देना, स्थिति पूछे तो स्थिति बता देना। यानी रोग, लड़के तो इनके 100% रोगी होंगे और लड़कियां 100% वाहक होंगी। अब इसका उल्टा क्रॉस करा के देखते हैं। भी रोगी नर है, रोगी नर है, इसकी शादी जो है सामान्य मादा से हो गई। रोगी नर है मतलब ये स्थिति है, सामान्य मादा है मतलब ये है। अब इनका क्रॉस कराएंगे तो अगर ये स्थिति हुई तो वाहक लड़की, अगर ये स्थिति हुई तो वाहक लड़की, अगर ये स्थिति है तो सामान्य लड़का, और ये स्थिति है तो सामान्य लड़का। अगर नर रोगी है, उसकी शादी सामान्य मादा से होगी तो उनके लड़के जो हैं बिल्कुल सामान्य होंगे और लड़कियां होंगी वाह। तो बच्चों इस प्रकार की केस स्टडीज आपसे पूछ सकता है, आपको घर पे बैठ के सॉल्व करनी है। अब मैं आपको केस स्टडी दे रहा हूं। फर्स्ट 2-3 तो कर लिए हमने, जैसे वाहक मादा, वाहक मादा, रोगी नर, ये भी कर लेना। रोगी मादा ये हमने कर ही लिया, सामान्य नर वाला। और वाहक मादा क्रॉस सामान्य नर, तो इनकी अगर शादी हो जाए तो क्या क्या रिजल्ट आएंगे ये आपको घर पे करके देखना है। तो ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हमारा जो आनुवांशिकी का चैप्टर है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन वाला जो चैप्टर है वो समाप्त होता है। हमने इससे संबंधित सारी बातें कर ली हैं, बड़ा महत्वपूर्ण है, टॉपिक के अकॉर्डिंग हम चले हैं। जो जो हमारे सिलेबस में है जेट ICR BHU वो हमने कर लिया है, तो इसको ध्यान से समझ लेना। 100% आपको इससे संबंधित क्वेश्चन मिलेंगे एग्जाम में और आपको वो सही करके आने। तो ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।